हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम के लिए साइंस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने आज एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें उसके आगे के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और यह उन क्वेश्चन में से एक है जो बिहार बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, तब जाकर ये क्वेश्चन को मैंने एक एक क्वेश्चन को छाट कर रखा है और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है। तो आप हमसे जुड़े रहे और साइंस के सब्जेक्ट को एक मजबूत स्तंभ बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले साइंस का यह वीडियो को आप देखना ना भूलें। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है। जी देखिए, बोल रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय मतलब जब सुबह में सूर्य उगता है और सूर्यास्त मतलब जब शाम को सूरज डूबता है। तो इस दो समय में आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, मतलब रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। तो अभी देखते इसका आंसर क्या कर रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो इस स्थिति में वह हमसे बहुत दूर होता है। मतलब जब सूर्योदय जब सुबह में जब सूर्य उगता है ना, तो उस स्थिति में सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होता है। सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होता है और क्षितिज करने वाला क्या है कि हमारी आंखों के सामने होता है, मतलब आंखों के समांतर होता है। जिस स्थिति में सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होता है, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसके रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और इस स्थिति में लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली लाल रंग हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण आकाश कैसे दिखाई देता है, लाल। आकाश रक्ताभ दिखाता है, लाल दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहानी को छोड़िए, समझने का प्रयास कीजिए। जब सूर्य सुबह का समय होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त का समय जब होता है, तो आकाश कैसे दिखाई देता है, रक्ताभ होता है, क्योंकि सूर्य जो हम क्षितिज में जो होता है ना, वो हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होता है और इस स्थिति में उसे बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वह उसको बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है और हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते लगभग सभी प्रकाश की किरणों में क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग का तरंग इधर सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है और वह अधिक दूरी तय करते हुए हमारे आंखों में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें आकाश रक्ताभ दिखाई देता है। हमारे आंखों में जो रंग प्रवेश करता है ना, सामने वाली वस्तु हमको वैसा ही दिखाई देता है। तो सूर्य से निकलने के बाद प्रकाश किरणों को सिर्फ और सिर्फ लाल रंग हमारे आंखों में प्रवेश करती है, जिसके कारण आकाश सुबह और शाम में किस दिखाते हैं, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 है, इसका क्या अभिप्राय है। हीरा का अपवर्तनांक, डायमंड का अपवर्तनांक 2.4 है, इसका क्या अभिप्राय है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे किसका अपवर्तनांक दिया गया, हीरा का अपवर्तनांक दिया गया है। देखिए बोल रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.4 जो है, इससे स्पष्ट होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा हीरा में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना है, 2.4 है। कहने का मतलब क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल, इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे ना, तो क्या मिलेगा, में 2.4 तो मिलेगा। बस एक दूसरे सूत्र के साथ बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, अर्थात इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। आपसे पूछे सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा अपवर्तनांक है तो प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है।
चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? अभिसारी का नाम मतलब क्या हुआ कि जब कोई किरणें अनेक जगह से आकर एक बिंदु पर मिल रही है ना, तो वह किरण अभिसारी कहलाती है। अब यहाँ पे किरण की बात नहीं कर रहे, हम लेंस की बात कर रहे हैं। भाई ये लेंस को हम कैसे अभिसारी कहेंगे? तो देखिए क्या कहता है, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस क्या करता है? अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर एकत्रित यानी अभिसरित कर देती है, जिसके कारण उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब उत्तल लेंस क्या करता है, जैसे यहां पर समझिएगा, यह है उत्तल लेंस और प्रधान लेंस के समांतर आती प्रकाश की किरणों क्या करती है? यह एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, जिसके कारण इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी एकत्रित करने का काम कौन कर रहा है? उत्तल लेंस। अतः इस उत्तल लेंस को क्या कहेंगे? हम अभिसारी लेंस कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अवतल लेंस का मतलब क्या हुआ? देखिए यह है अवतल लेंस और यहां से आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन क्या हो जाएगा? यह ऊपर की ओर यानी चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। यानी आने वाले प्रकाश की किरण क्या कर दे रही है? अवतल लेंस फैला दे रहा है और फैलने वाली किरण अपसारी कहलाती है। फैला कौन रहा है? अवतल लेंस, जिसके कारण अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। देखिए क्या कर रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर आते प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस अपवर्तन के बाद चारों तरफ क्या करता है जी? फैला देता है, जिसके कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यानी आने वाले प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है, जिसके कारण इस लेंस को हम क्या कौन सा लेंस कहते हैं जी? अपसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक किससे कहते हैं? लीजिए अभी अभी अपवर्तनांक के बारे में बता रहे थे और यहाँ पर अपवर्तनांक का क्वेश्चन मिल गया। देखिए क्या कर रहे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू सूत्र कहते हैं। अर्थात अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश। भाई माध्यम कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि हीरे का अपवर्तनांक पूछा, तो हीरे में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हीरे का अपवर्तनांक हुआ। कांच का अपवर्तनांक बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात कर देंगे तो कांच का अपवर्तनांक मिलेगा। जल का अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या हुआ? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात जब निकालेंगे तो हमें जल का अपवर्तनांक मिलेगा। उसी प्रकार हीरा का अपवर्तनांक मिलेगा, उसी प्रकार हवा का अपवर्तनांक मिलेगा। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को अनुपात क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक को म्यू सूत्र कहते हैं। और अपवर्तनांक का मात्रक कोई कुछ नहीं होता, अर्थात अपवर्तनांक मात्रक विहीन राशि है। कैसे? चाल का मतलब कहते हैं मीटर पर सेकंड। चाल का मतलब कहते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाता है, यानी इसका मात्रक क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्थात अपवर्तनांक का कुछ मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में आप किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? हजामती दर्पण कहने मतलब क्या? जो सैलून में जो होता है ना, जो नाई में दाढ़ी बनाने में, बाल काटने में मदद करता है, उस दर्पण में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं? तो भाई हम तो नॉर्मली ज्यादातर सैलून होता है ना, उसमें ज्यादातर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसके लिए एक ही दर्पण बनाया गया है जो होता है अवतल दर्पण। यानी हजामती दर्पण के रूप में सिर्फ और सिर्फ हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए हम लोग समतल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं क्योंकि काम चलाना होता है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग करने से फायदा क्या होता है? देखिए बोल रहा है हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने किसी व्यक्ति को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब सीधा एवं बड़ा बनता है, जिससे नाई को दाढ़ी का बाल काटने में क्या होती है? सहायता मिलती है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जा कौन बात ना, ठीक है देखते हैं। यह है
अवतल दर्पण, यहां हो जाएगा मुख्य फोकस, यहां हो जाएगा वक्रता केंद्र और यहां हो जाएगा ध्रुव। यानी जब किसी वस्तु यानी व्यक्ति को हम यहाँ पर रखते हैं ना, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण जब प्रधान से समांतर होती है ना, तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कैसे होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और एक किरण हमने गुजारा जो वक्रता केंद्र दिशा में जाएगी, यानी सामने से देखने पर ऐसा लगेगा कि यह वक्रता केंद्र से होकर गुजरी है। तो जब वक्रता केंद्र की दिशा से कोई किरण जाती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी इधर गई और पुनः उसी पथ पर वापस लौट आई। और इस स्थिति में हम इसको देखते हैं तो आगे नहीं कट करेगी, अतः इसको जब पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं तो इसी किसी एक बिंदु पर आपको कट करते हुए दिखाई देती है, जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है और सीधा दिख रहा है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब दर्पण के सामने नाई मतलब कुर्सी को इस जगह पर सेट कर देता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बने और बड़ा बने, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। जगह से निकल देगा प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, और कुछ ऐसी जगह पर सेट कर रहा है जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अवतल सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो वह जगह होता है फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच क्या कर रहे हैं, इसको हम रख रहे हैं तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। देखिए वही बोल रहा है, खगोलीय दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब अवतल दर्पण के सामने किसी व्यक्ति को ध्रुव और फोकस के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब सीधा एवं बड़ा बनता है। कैसा बना? सीधा बना एवं बड़ा बना, जिससे नाई को दाढ़ी का बाल काटने में क्या होती है, सहायता मिलती है। यानी बड़ा बनाने से होता क्या है कि दाढ़ी के बाल, एक एक दाढ़ी के बाल को बड़ा करके दिखाता है, जो नाई आसानी से दाढ़ी के बाल को काट देता है। अगला देखिए क्या कर रहा है, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना। मतलब उत्तल लेंस, पिछले वीडियो में हमने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट किया था, और यहाँ पर उत्तल लेंस पूछ दिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका अंतर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए इसको जरा मिटाते हैं। हम बात कर रहे हैं लेंस की। ये जो लेंस है ये है उत्तल लेंस, और ये जो लेंस है ये है अवतल लेंस। इधर होती है F2 और इसका F2 इधर होती है, इधर होता है F1 और इसका F1 इधर होता है। यानी हम लेंस में हम F2 को मुख्य फोकस के रूप में जाना जाता है। लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है, जिसमें दोनों में से जो हमारा F2 होता है ना, वो मुख्य फोकस के रूप में जाना जाता है। अब देखिए उत्तल लेंस में मुख्य F2 इधर है, यानी दाएं साइड, और दाएं साइड की सभी दूरी धनात्मक होती है, अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब बात करें अवतल लेंस की, तो ये बाएं साइड है, जिसके कारण अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। अगला बोल रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अब क्षमता के मतलब क्या हुआ, जैसे क्षमता को P सूत्र करते हैं, P बराबर होता है 1 बटा यानी 1 बटा F, वो भी किस में रहेगा, दूरी मीटर में रहेगा। तब अब लीजिए, जब फोकस दूरी ही जब ऋणात्मक होगी तो भाई क्षमता भी ऋणात्मक मिलेगा, यानी इसकी फोकस दूरी धनात्मक है तो भाई क्षमता भी धनात्मक मिल रहा है, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में आ रहा है, तो क्षमता कैसे मिलेगा, प्लस में। इसका फोकस दूरी माइनस में आएगा, इसलिए इसका क्षमता कैसे मिलेगा, माइनस में। अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इसका क्षमता भी धनात्मक होगा और इसका क्षमता ऋणात्मक होगा। अगला देखिए क्या हो रहा है, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्राप्त होता है। यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक, सीधा बनेगा तो काल्पनिक, यानी इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब होता है। कभी नीचे बन जाएगा तो कभी ऊपर प्रतिबिंब बन जाएगा, कभी लेंस के बाएं बने पीछे बने, मतलब दूसरी तरफ बनेगा तो कभी पहले वाले तरफ बन जाएगा। यानी इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बात करते हैं उत्तल लेंस की और सिर्फ अवतल लेंस की, तो इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे देखिए, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा
बड़ा एवं बराबर भी बनता है, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और वस्तु के बराबर भी बनता है। किसमें? उत्तल लेंस में। बात करते हैं वहीं यदि अवतल लेंस हो तो इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त है, यानी हमेशा छोटा प्राप्त होता है, तो वह लेंस होता है अवतल लेंस। अगला है इसका आवर्धन धनात्मक होता है, यानी आवर्धन धनात्मक होने मतलब क्या हुआ, यानी प्रतिबिंब कभी नीचे बने तो कभी ऊपर बना है। प्रतिबिंब जब नीचे बनेगा तो ऋणात्मक, ऊपर बनेगा तो धनात्मक, यानी इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ बनता है, जिसके कारण इसका आवर्धन धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। लेकिन इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, अर्थात ऊपर बनेगा तो ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, इसलिए इसका आवर्धन कैसे होगा? धनात्मक होगा। आवर्धन की बात करें तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात आवर्धन मात्रक विहीन राशि है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है आवर्धन मात्रक विहीन यानी मात्रकहीन राशि है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे समझते हैं प्रिज्म क्या है। अब लीजिए क्वेश्चन में प्रिज्म क्या है, एक नया नाम मिला। देखिए बड़े में किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। आइए पुनः मिटाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं उसको डायग्राम के माध्यम से। जैसे देखा जाए हमने क्या किया, एक ऐसा चित्र बनाया, यानी ये आपको त्रिभुजाकार चित्र दिख गया और ये प्रिज्म है। लेकिन जब हमने क्या किया, इसको पलट दिया, यानी नोक जो हमने पीछे कर दिया और ये वाला बाहर कर दिया, तो आपको एक ऐसा चित्र दिखेगा। यानी ये जो नोक दिख रहा है ना, वो पीछे चला गया है, मतलब नीचे एक जड़ है और उसके तरफ से एक इधर से और एक इधर से, यानी इस स्थिति में हो तो आपको एक त्रिभुजाकार दिखेगा। लेकिन हम ऐसा कर देंगे तो आपको ये वर्गाकार दिखेगा। प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? प्रिज्म में फलकों की संख्या 5 होती है। सतह कितनी होती है? तो अपवर्तक सतह 3 होती है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। लेकिन बात करें फलक की संख्या तो फलक 5 होती है, और 5 कौन कौन है जरा देख लेते हैं। एक ये वाला जो फलक दिख रहा है ना, एक ये वाला त्रिभुजाकार, एक ये फलक हो गया, एक नीचे फलक दिख रहा है त्रिभुजाकार, देखो एक वर्गाकार इस साइड हो जाएगा, एक वर्गाकार इस साइड हो जाएगा, 4 गो, और एक वर्गाकार ये वाला दिख गया, जो कितना हो गया? 5। अर्थात प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। और ये कैसा पदार्थ है? तो यह जो है ना, ये अपवर्तक पदार्थ है, अर्थात पारदर्शी पदार्थ है, यानी किरण इसके आर पार कर सकती है। तो प्रिज्म के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ प्रिज्म को परिभाषा के बारे में जाना, अब इसके बनता कैसे, इसमें प्रवेश करने वाली किरण कैसे मुड़ेगी, कभी किसमें कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, और कैसे इसकी विशेषता है, तो प्रिज्म के बारे में हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक आपकी शेयर से यदि किसी की भलाई हो जा रहा है, आपका दोस्त 1 नंबर 2 नंबर से आगे बढ़ जा रहा है, तो आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए एक जानवर भी जीता है और हम तो एक इंसान है, इसलिए हमें थोड़ी सी ईमानदारी दिखाना होगा और वीडियो थोड़ा सा शेयर करना होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।